देखने को आता है बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? इस तरीके की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा रहा है जिसकी एक्चुअल में नीड है, तो ऋषि वर्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मिडिल ईस्ट में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, यूरोप में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्लस डेवलप कंट्रीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। आज का जो मैकेनिकल या कोर इंजीनियर है वो चाहता है कि उसे पहली जॉब एसी में मिल जाए। वो 1 करोड़ के पैकेज पे गया है तो मैं भी 1 करोड़ के पैकेज पे जाऊं, या मैं भी महीने का कम से कम 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ उठाऊं। अगर रिसेशन होता है सबसे पहले CSIT में आता है। बिल्कुल ठीक है, जो आप अभी देख सकते हैं आप तो इंजीनियर हो, आपने अगर 1-2 साल ग्राउंड पे काम कर लिया, आपको लेबर का दर्द पता चल गया, तब आप मैनेजमेंट सीनियर पोजीशन पे जाके बहुत बढ़िया आपने बात कही है, उनसे काम करवा सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं। फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ कि मैं 1986 दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एक टाइम पे DTU जाना जाता है, मैं उसका प्रोडक्ट हूँ। करीब 50% ऑफ द ग्रेजुएट्स फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे आर नॉट एबल टू गेट द एम्प्लॉयमेंट। प्रथा हैं जहाँ पर बहुत एंकरेजमेंट नहीं है जॉब्स के लिए, खासतौर से हमारी फीमेल्स को। मैंने पास आउट करने के साथ साथ ही इंडियन आर्मी ज्वाइन किया, 30 साल रहा। ट्रेनिंग उसको इस तरह से दी जाए कि वो इंडस्ट्री में डायरेक्टली एम्प्लॉयबल हो सके। कोई चीज़ बनाए स्टूडेंट, वो चीज़ जो सोसाइटी की ज़रूरत हो, वो जो ट्रेनिंग है, मैंने हाथ काले करने की जो ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग ने मुझे पूरी ज़िंदगी भर मेरा जो सर है वो मेरे जवानों के सामने ऊपर रहा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को राइट स्पिरिट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। एक जो जनरेशन गैप है हमारे और बच्चों के बीच में, उस गैप को पूरा करने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी एज ए टीचर बहुत बखूबी निभानी होगी। बिकॉज एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हुई तो उसके बाद आप कितने भी फ्लोर बना सकते हैं। आपको रेलेवेंट रहने के लिए यू नीड टू कंटिन्यूसली अपस्किल योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, आज हम बैठे हैं गेटवे एजुकेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में और हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे शख्स जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, साथ साथ में इन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया, देश के लिए सेवा की है और इसके बाद अब ये एजुकेशन फील्ड में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे वर्क कर रहे हैं एज अ जनरल डायरेक्टर। और अब हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ें इनसे हम पता करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको जॉब मिल सके। हमारा वो यूथ क्या कर सकता है जो अभी जॉब कर रहा है बट ग्रो नहीं कर पा रहा है, उस यूथ के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ एक ही डोमेन में आगे बढ़ रहा है बट उसे नहीं पता कि वो डोमेन उसके लिए सही है या नहीं सही है। हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं बट उनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो लोग ग्रो नहीं कर पाते, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे ही बहुत सारे विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और आज हमें मौका दिया कि आज हम यहाँ पे एक पॉडकास्ट शूट कर सकें। तो सर, अपने बारे में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। ओके, थैंक यू। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जैसे आपने मुझे बताया। मैं बड़ी खुशी के साथ, फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ कि मैं 1986 बैच दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, प्रेस्टिजियस कॉलेज कश्मीरी गेट में, DTU जो है आज एक टाइम पे DTU जाना जाता है, मैं उसका प्रोडक्ट हूँ। उस वक्त 1986 में कुछ ऐसा माहौल था कि गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस थी और मेरा अपना पर्सनल एक मकसद था कि भाई मुझे देश की सेवा करनी है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा कि मुझे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना एक बहुत अच्छा मुझे कैरियर ऑप्शन लगा और मैंने पास आउट करने के साथ साथ ही इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। वहाँ पर मैं 30 साल रहा एज ए इंजीनियर, डिफरेंट रोल्स में रहा, ऑल इंडिया डिफरेंट पोजीशंस में रहा और 30 साल के बाद मैं एक कर्नल की रैंक से वहाँ से मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। और इसके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट था, अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे परिवार से, तो मेरे अंदर एक पढ़ने की बड़ी इच्छा थी और उसी इच्छा को आगे बढ़ाते हुए मैंने एमटेक और PhD किया सर्विस के दौरान IIT दिल्ली से। ओके। तो ये मेरी जर्नी रही और 2016 में मैंने सेवा से रिक्वेस्ट के तौर पर बाहर निकलने की एप्लीकेशन डाली और उसके बाद मैं 8 साल से अभी लगभग एजुकेशन फील्ड में हूँ। सर, बहुत ही अच्छा जर्नी रहा है आपका। अगर हम बात करें
अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो देखने को आता है बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा जीडीपी इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और उसके बावजूद भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी काफ़ी बाकी है। मैं एआईसीटी के संदर्भ में, जो हमारे टेक्निकल कॉलेजेस हैं उसके संदर्भ में छोटा सा आंकड़ा आपको दे सकता हूँ। हमारे एआईसीटी की जो टोटल सीट्स हैं करीब वो 28 लाख सीट्स हैं और उसमें से लगभग 50% सीट्स ही फिलअप होती हैं, यानी कि 14 लाख एनुअल सीट्स फिलअप होती हैं और उन 14 लाख में से करीब 7 लाख ही जो बच्चे हैं जो पास आउट होते हैं उनको जॉब मिल पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। करीब 50% ऑफ द ग्रेजुएट्स फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे आर नॉट एबल टू गेट द एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक बड़ा फिगर है, बड़ी चिंता करने की बात है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी हैं और भी कई कारण हैं। हमारे समाज की कुछ ऐसी प्रथा हैं जहाँ पर बहुत एंकरेजमेंट नहीं है जॉब्स के लिए, ख़ासतौर से हमारी फ़ीमेल्स को। हमारा जो शिक्षा नीति है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो शिक्षा नीति आई है, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में शायद अभी कुछ रुकावटें हैं। जब तक वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा फोकस है स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर। क्योंकि देखिए आज जो पूरा फ्रेमवर्क चेंज हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि डिग्री की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके अंदर कितने स्किल हैं, कितना कौशल है आपके अंदर। तो अभी कुछ मैं एक वार्तालाप सुन रहा था, डिस्कशन सुन रहा था, उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी कही एक वक्ता ने कि कुछ सालों में आप देखेंगे कि जो कॉन्वोकेशन होती है वो कॉन्वोकेशन होनी बंद हो जाएंगी। कॉन्वोकेशन होनी बंद हो जाएंगी डिग्री वितरण के लिए, कॉन्वोकेशन शुरू होंगी जॉब मिलने के लिए। Really nice. तो ये एक बहुत अच्छा चेंज मुझे लगता है और आई थिंक जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स इनिशिएट की हैं, हमारे ऊपर जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो फोकस हो रहा है गवर्नमेंट का, सर्टिफिकेट कोर्सेज का बड़ा इंपॉर्टेंस हो रहा है कॉलेजेस में, हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस में, गेटवे एजुकेशन जैसे इंस्टीट्यूशन में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके साथ साथ स्किल के ऊपर एक बड़ा फोकस हो रहा है। पूरी कोशिश हो रही है कि स्टूडेंट किसी एक पर्पस से एक पर्टिकुलर कोर्स में उसने ट्रेनिंग ली है, वो ट्रेनिंग उसको इस तरह से दी जाए कि वो इंडस्ट्री में डायरेक्टली एम्प्लॉयबल हो सके, केवल बुकिश नॉलेज नहीं, नॉलेज को अप्लाई कर सके, क्रिएट कर सके। मैं एक चीज़ बड़े मन से मैं इंस्टीट्यूट्स में इम्प्लीमेंट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर इंस्टीट्यूट इम्प्लीमेंट करे, वो ये कि हम अपने स्टूडेंट से प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, चाहे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो थर्ड ईयर प्रोजेक्ट हो। मैं कहता हूँ कि उसका नाम प्रोजेक्ट से चेंज करके प्रोडक्ट कर देना चाहिए कि वो कोई चीज़ बनाए स्टूडेंट, वो चीज़ जो सोसाइटी की ज़रूरत हो या इंडस्ट्री की ज़रूरत हो उस चीज़ को बनाए। ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को पूरा बना ले, लेकिन वो हो सकता है कि 50% भी उस चीज़ को बनाए, तो जो लर्निंग होगी उसको बनाने में, वो लर्निंग उसको इंडस्ट्री में काम आएगी। तो अदरवाइज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स मोर और लेस वो हमारे कॉपी पेस्ट होते हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें स्टूडेंट की लर्निंग नहीं है। तो इस तरह का जो फोकस है हमको अपने कैंपसेस में वो हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम वो चेंज करेंगे तो मुझे लगता है कि स्किल की कोई कमी नहीं रहेगी, जॉब्स एकदम से मिलेंगी। और एक चीज़ और मेरे ख्याल से हम सब लोगों को करने की ज़रूरत है, वो ये कि हमें अपने स्टूडेंट्स को या हमें कॉलेज के अंदर एक ऐसा वातावरण क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जॉब सीकर ना बने, वो जॉब गिवर बने। देखिए मैं देखता हूँ कि आज जो हमारा भारत है जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हर गवर्नमेंट की स्कीम आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, इंक्यूबेट करने के लिए आपको फ़ंड देने को तैयार है। एमएसएमई बहुत फंड दे रही है, बहुत फंड दे रही है, डीएसटी बहुत फंड दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, कितनी स्कीम्स हैं, और वो स्कीम्स में आपसे कुछ रिटर्न नहीं मांग रहे हैं। वो एग्जैक्टली वो आपको आपका आइडिया वर्केबल हो उसके लिए आपको वो फंड दे रहे हैं। कुछ एक ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आपको 1 साल तक 30,000 रुपये महीना मिलता है, जो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है। आप जो आइडिया है उसको, एक छोटा सा आइडिया को आप एक रूप दे सकते हैं। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं कि जब आपका ये 1 साल ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपको पैसा मिलता है 10 लाख रुपए तक कि आप प्रोटोटाइप बनाएं।
अगर वो मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट है तो उसके बाद आप वो पैसे को यूज़ करके आप वो बना सकते हैं प्रोटोटाइप, और फिर उसको बिजनेस बनाना है आगे तो आपको सीड फंडिंग भी मिल रही है गवर्नमेंट से। तो मैं वही स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि आज का जो माहौल है वो ऐसा माहौल है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये हमारा एक जो 2047 तक का जो हमारा पीरियड है ये एक अमृत काल है, 25 साल का जो पीरियड है, इस अमृत काल में हमें एक डेवलपिंग कंट्री से बदलकर हमको डेवलप कंट्री में पहुंचना है। और ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ का भी एक पीरियड है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है अगर हम एज एन इंस्टीट्यूशन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा माहौल करें, क्रिएट करें कि वो सोसाइटी की प्रॉब्लम देखें, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम देखें और कॉलेज में रहते हुए अपनी कंपनी खोल लें। सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन को डिफ़ाइन किया, और आपकी दो बातें जो इस कन्वर्सेशन में मैंने देखी, एक था कि प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में चेंज कर देना। बिल्कुल सर मकसद देखते हैं, मतलब मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और आप भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। बिल्कुल। तो हम लोग तो हाथ पैर काले स्टार्टिंग में करके उसमें शर्म नहीं किया आपने इंजीनियरिंग में। बिल्कुल। बट आज का जो मैकेनिकल या कोर इंजीनियर है वो चाहता है कि उसे पहली जॉब एसी में मिल जाए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। वो देखता है CSIT वाले का पैकेज गया 1 करोड़। बिल्कुल। लेकिन 1 करोड़ कितने का पैकेज गया? एक का ही तो गया है, बाकी कितने पे लैंड कर रहे हैं वो नहीं देखता। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखता है वो 1 करोड़ के पैकेज पे गया है तो मैं भी 1 करोड़ के पैकेज पे जाऊँ, या मैं भी महीने का कम से कम 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ उठाऊँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जबकि उसे नहीं पता कि अगर रिसेशन होता है ऐसी फील्ड में या किसी फील्ड में, सबसे पहले CSIT में आता है। बिल्कुल ठीक है, जो आप अभी देख सकते हैं आप पिछले 2 साल में अभी का जो सीन चल रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कोर इंजीनियरिंग के पीछे लोग जा ही नहीं, जबकि उनको नहीं पता कि भाई कोर इंजीनियरिंग के बिना CSIT क्या करेगा। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। और आपने प्रोडक्ट की बात की और प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट, तो हम अपने यहाँ ANDT NIST में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम सर प्रोजेक्ट लिखवाते नहीं हैं, फाइल नहीं बनवाते। बहुत अच्छा। ये तो अब रेगुलेशन हमारे पास कॉलेजेस में पीछे से आता है, भाई प्रोजेक्ट बनवाना है तो उसे बच्चे करेंगे, फाइल बाइंडिंग करेंगे, सबमिट करेंगे, और कई इंस्टीट्यूशन में वो फाइल चेक भी होती है, कई जगह सिर्फ सिग्नेचर करके साइट कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये रियलिटी है। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट को कागज़ पे लिखने की जगह उसको एक वीडियो फॉर्म में बनाने को बच्चे को दे दें, बिल्कुल, कि आपको याद करना है, पूरा कंटेंट अच्छे से समझना है, और प्रोजेक्ट को कैमरे में कैमरे में देखते हुए उसे रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू हैव टू सबमिट इन फॉर्म ऑफ वीडियो। एब्सोल्युटली। तो उस बच्चे का जो नॉलेज होगा वो प्रोजेक्ट मतलब कॉपी पेस्ट कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एंड दिस इज प्रैक्टिकल लर्निंग। एब्सोल्युटली। और प्रोडक्ट तो बनाएगा तो मतलब उसका कल्याण होगा, प्लस साथ में इंडस्ट्री का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। मैं एक चीज़ और सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ, खास तौर से जो हमारे दिल्ली NCR के कॉलेजेस हैं और स्टूडेंट्स हैं। देखिए, जैसे मैं डिफेंस सर्विसेज में रहा, मैं अरुणाचल में रहा, मैं सिक्किम में रहा, मणिपुर में रहा, वहाँ पर जब मैं पोस्टिंग होती थी मेरी, तो मैं ये सोचता था काश मैं दिल्ली NCR में होता तो प्रगति मैदान में जो एग्जीबिशन चल रही है वो भी मैं देख लेता, UGC भी है, AICT भी है, इतनी सारी चीज़ चल रही है, इंडस्ट्री है, मैं वहाँ पे जा सकता था। तो मेरे ये रिक्वेस्ट है दिल्ली NCR के कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के लिए कि आपको यहाँ पे रहने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट उठाना चाहिए। बिल्कुल। जैसे एक इंडस्ट्रियल विजिट्स होती है स्टूडेंट्स की, प्रगति मैदान में कई सारे स्टार्टअप्स आते हैं, अपने जो एग्जीबिशंस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। तो मेरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मैसेज अपनी टीम को रहता है कि आप स्टूडेंट्स को उन एग्जीबिशंस में भेजें, वहाँ पे इनोवेटर्स आए हैं, अपनी प्रोडक्ट को वो डिस्प्ले कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को समझें और उनसे बात करें और उस प्रोडक्ट के ऊपर एक रिपोर्ट बनाएं और उनसे बात करें कि उसमें और क्या एडिशनल फीचर वो डालना चाहते हैं ओनर्स, उसको एज ए प्रोजेक्ट या एज ए प्रोडक्ट हम स्टूडेंट को अलॉट करें। बिल्कुल। तो ये एक बेनिफिट है हम लोगों के यहाँ पर रहने का, रियल टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जो मुझे लगता है बहुत बहुत ज़रूरी है। एक आपने और बात कही बड़ी अच्छी कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हाथ काले होने चाहिए। मुझे लगता है कि ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग है, हाथ काले करने वाला जो एक लर्निंग आती है, उसके ऊपर मुझे एक छोटा सा अपना किस्सा याद आता है। 1987 में मैं जब कमीशन ऑफिसर बना,
जो इंजीनियर्स हैं वो डायरेक्ट उनको एक रैंक मिलता है, लेफ्टिनेंट रैंक मिलता है, और 1 साल की सर्विस के बाद में उनको कैप्टन रैंक दिया जाता है। तो मुझे याद है कि 13 जून 1987 को मुझे 1 साल पूरा हो गया था और मैं कैप्टन रैंक के लिए ड्यू था। मैं उस वक्त अम्बाला पोस्टेड था। मैं अपने जो कमांडिंग ऑफिसर थे मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर 13 जून आ गई है और आने वाली है और मुझे आप रैंक ड्यू है मेरी, मुझे रैंक दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि लेफ्टिनेंट अमिक, यू डोंट डिज़र्व द रैंक, यू हैव टू अर्न योर रैंक। तो मुझे बात समझ में नहीं आई कि क्या मतलब है यू हैव टू अर्न योर रैंक। तो उन्होंने कहा कि आप एक इंजीनियर हो, एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको अभी भी गाड़ियों पे, इक्विपमेंट पे, रेडार पे काम करना नहीं आता। आप कल से आप ऑफिसर मेस में नहीं रहेंगे, आप अपने जवानों के साथ रहेंगे। उन्होंने मुझे एक टूल बॉक्स इशू किया, एक डांगरी इशू की, और मैं अपने जवानों के साथ 6 महीना मैं उनके साथ ही सोता था, उनके साथ ही मेरा रूटीन था और ब्रेकफास्ट उनके साथ करता था, पूरा रूटीन उनका था। और 6 महीने के बाद जो मैं गाड़ियों में रिपेयर मैंने किया, मुझे पता लगा कि ट्रांसफ़र केस क्या होता है, गियर बैग्स क्या होता है, किस तरह से इंजन को डाउनलोड किया जाता है, रेडार को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। वो जो ट्रेनिंग है, मैंने हाथ काले करने की जो ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग ने मुझे पूरी ज़िंदगी भर मेरा जो सर है वो मेरे जवानों के सामने ऊपर रहा। वो जो लर्निंग है, मैं आज स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो लर्निंग बहुत बहुत ज़रूरी है, अपने हाथ से काम करना। और देखिए मेरे जो वो सीनियर थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, 6 महीने के बाद मुझे पता लगा कि उन्होंने मेरे कंधों के ऊपर तो रैंक नहीं लगाई थी, लेकिन ऑन पेपर उन्होंने मुझे कैप्टन बना दिया था कि जिससे कि मेरा नुकसान ना हो। तो वो एक लीडरशिप की भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आई थिंक एज ए लीडर्स ऑल्सो हम लोगों को अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रेन करना ज़रूरी है, इन लाइन्स के ऊपर ट्रेन करना ज़रूरी है, बिकॉज जनरेशन गैप तो हमेशा ही रहेगा। तो ये जिम्मेदारी आई थिंक लीडरशिप की भी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को एक अच्छे तरीके से ट्रेन करें। तो आई थिंक ये पूरा जो माहौल है, कहीं जॉब की कोई कमी नहीं लगती मुझे। मुझे लगता है कि जो कमी है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, बहुत पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीम्स निकाली हैं, जैसे अभी हमने बात की, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को राइट स्पिरिट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं गेटवे एजुकेशन का मैं एग्जांपल दूंगा कि गेटवे एजुकेशन किसी भी और इंस्टीट्यूशन की तरह एक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड कॉलेज है, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। लेकिन जाहिर की बात है कि जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस हैं वो इतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो सकते जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक हमने एकेडमिक करिकुलम एक हमारा फिक्स है जो यूनिवर्सिटी ने दिया है। इसके अलावा एक हमने पैरेलल करिकुलम बनाया फॉर ऑल पैरेलल करिकुलम, ओके, उसका नाम ही पैरेलल करिकुलम दिया। और उसको इस तरह से रखा है कि नॉर्मल जो क्लासेज हैं वो 9 बजे से 3 बजे तक होंगी और 3 से 4:30 तक 1.5 घंटे में रोज़ वो पैरेलल करिकुलम में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि आप स्टूडेंट को वो चीज़ सीखने का मौका दें अपने कैंपस में जो वो करना चाहता है। तो उसमें हमने कई सारे कोर्सेज शुरू किए। फायर एंड सेफ्टी का कोर्स शुरू किया है हमने फॉरेन लैंग्वेजेस का, जैसे जापानीज़ लैंग्वेज बड़ी पॉपुलर है, फ्रेंच लैंग्वेज बड़ी पॉपुलर है, उन लैंग्वेजेस के हमने कोर्स शुरू। हमारा एक आर्किटेक्ट कॉलेज भी है इस कैंपस में। तो बेसिक नॉलेज ऑन आर्किटेक्चर टू द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वो हमने देने की शुरुआत की। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि कॉलेज एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है और अपने कैंडिडेट्स लोगों को इस तरीके की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा रहा है जिसकी एक्चुअल में नीड है। मैं वही कहता हूँ कि हमको वेट करने की ज़रूरत नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाहर से आके बोलेगा आप इम्प्लीमेंट करें या यूनिवर्सिटी चेंज करेगी तब आप चेंज होंगे। आई थिंक हमें एग्जिस्टिंग जो आपका एक एनवायरनमेंट है उसमें आपको रास्ता निकालना है। और आज का जो स्टूडेंट है मैं देखता हूँ बहुत मैच्योर्ड स्टूडेंट है। आज का स्टूडेंट क्लास में तभी बैठना चाहता है जब उसको क्लास में रेलेवेंस मिलता है। वो वहाँ पे जाना चाहता है जहाँ पर उसके टाइम का सदुपयोग होता है। वरना आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में स्टूडेंट की अटेंडेंस 75% होती है, क्योंकि वो 75% अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की। जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें आप देखेंगे कि अटेंडेंस 80, 85, 90% तक होती है, क्योंकि वहाँ पे उसको वो सब मिलता है जो उसको यूट्यूब पे नहीं मिलता। एग्जैक्टली। जो उसको ओपन डोमेन में नहीं मिलता, जो उसको चैट जीपीटी पे नहीं मिलता।
ये सब नए चैलेंजेस हैं। बराबर। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, उनके टीचर्स को ज़्यादा जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। एक जो जनरेशन गैप है हमारे और बच्चों के बीच में, उस गैप को पूरा करने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी एज ए टीचर बहुत बखूबी निभानी होगी। बिल्कुल। आपको अपने आप को इतना रेलेवेंट और इतना इंटरेस्टिंग बनाना होगा कि स्टूडेंट आपकी क्लास में केवल अटेंडेंस के लिए ना आए, स्टूडेंट आपकी क्लास में एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए आए, उसको लगे कि ये क्लास मैंने मिस की तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं नहीं। तो आई थिंक ये इस तरह के जो कुछ चेंजेस हैं अगर हम करेंगे और इंडस्ट्री को एकेडमिया के साथ कंबाइन करके कनेक्ट करके अगर हम आगे चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक छोटा सा और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूँ। देखिए हमारे जैसे कॉलेज है, गेटवे कॉलेज है, इसका एक गवर्निंग बोर्ड है। इसी तरह से एक जो इंडस्ट्री है उनका भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेरा ये मानना है कि हमारे कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड में कुछ इंडस्ट्रीज़ के जो डायरेक्टर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो उसके मेंबर्स होने चाहिए। इसी तरह से हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं या डायरेक्टर जनरल मेरे लेवल के कुछ मेंबर्स इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होने चाहिए। एग्जैक्टली। अगर हम एक दूसरे के शूज़ में पहुंचेंगे देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हम एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री की हेल्प किस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल। और इंडस्ट्री ये समझ सकती है, समझेगी तभी कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से क्या चीज़ ले सकती है। देखिए वेस्ट में आप डेवलप कंट्री में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, MIT, ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट और ये सारे सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। वो सारे इंस्टीट्यूशंस की जो फंडिंग है वो इंडस्ट्री करती है। वो इसलिए इंडस्ट्री करती है कि वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबिलिटी है उनमें। इंडस्ट्री की जो ट्रेनिंग नीड्स है, मैन पावर ट्रेनिंग नीड्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीड्स, ये दोनों नीड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने जिस दिन पूरा करना शुरू कर दिया उस दिन से इंडस्ट्री आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। जब इंडस्ट्री आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके पास जो है क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी इंडस्ट्री आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है। तो आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज मुझे लगता है, इंडस्ट्री और एकेडमिया इंटीग्रेशन। मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा, जैसे इस बेल्ट में दिल्ली NCR सोनीपत में स्मॉल एंड मीडियम स्केल काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ भी हैं बट स्मॉल एंड मीडियम भी हैं। इंडस्ट्रीज़ में एक अलग तरह का चैलेंज है। वो इंडस्ट्री बहुत कम एम्प्लॉयज़ में होगी, 8 से 10 एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे। उन इंडस्ट्रीज़ में अगर हम यहाँ पर कॉलेज में बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दें जो उन इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर रहते हुए, चाहे कोई भी हो डिसिप्लिन, चाहे वो मैनेजमेंट है या इंजीनियरिंग है या BCA है, अगर हम यहाँ रहते हुए उन बच्चों को टैली का कोर्स करवा दें, या हम उनको DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का हम कोर्स सिखा दें, या हम उनको फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का हम कोर्स करा दें, या हमको कॉस्ट एनालिसिस का कोर्स करवा दें, क्वालिटी कंट्रोल का कोर्स करवा दें, हम फायर सेफ्टी को ऑडिट का कोर्स करवा दें, तो ये ऐसी चीज़ हैं कि बच्चे ने अगर वो कोर्स किया हुआ है, उसको पता है कि किस तरह से ये काम करने हैं, तो इमीडिएटली वो इंडस्ट्री के यूज़ का हो जाएगा द डे ही जॉइन्स द इंडस्ट्री। एटलीस्ट MSME में तो मतलब पहले दिन ही वो कदम रख सकता है। पहले दिन ही कदम रख सकते। तो आई थिंक ये हमें हमारे जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या कॉलेज की लीडरशिप के ऊपर मैं कहता हूँ, लीडरशिप हैज़ टू थिंक ऑन दिस लाइन्स, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द टॉप लीडरशिप। अगर टॉप लीडरशिप की ये थॉट है, प्रायोरिटीज़ हैं, तो आई थिंक आप देखिए हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, उनका जो करैक्टर है, काम करने का जो जज्बा है, 18 घंटे जो काम करने का जज्बा है, वो आई थिंक पूरे कंट्री में अभी सब जगह एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज गया है। तो उसी तरह से आई थिंक सबसे पहले लीडरशिप इन ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे हैव टू चेंज देमसेल्फ, देन ओनली everything can be addressed. There is no problem of any kind. सर आपने एकेडमी और इंडस्ट्री को जो कोरिलेट करने की बात कही, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सारे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंटरव्यू में कंपनी आपको कोई बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछती, ये देखती है कि आपको बेसिक आता है कि नहीं आता है, आप एक अच्छे इंसान हो कि नहीं इंसान हो। बिल्कुल। और कंपनी में आप फिट हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। नहीं हो पाओगे। आपके सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, एटीट्यूड कैसा है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ में हमें हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम AC में बैठ के काम करें। बिल्कुल।
कोई भी कंट्री अगर ग्रो करता है तो उसकी अगर जो बेसिक है इंडस्ट्री है, हार्डवेयर इंडस्ट्री जो हम कहेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तो वहाँ पे आपको फ्लोर पे वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल। वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि एसी मिले या भाई एयर कूल्ड एनवायरनमेंट मिला, आपको भाई फर्नेस में भी काम करना पड़ सकता है, आपको शॉप फ्लोर पे काम करना पड़ सकता है, आपको हाईवे पे कंस्ट्रक्शन में काम करना पड़ सकता है। तो आपको उन सारी फील्ड पे काम करने के लिए खुद को एडजस्टेबल बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि अक्सर प्रॉब्लम आती है, लोग जाएंगे, फ्रेशर जाते हैं इंडस्ट्री में, जाएंगे वहाँ पे रफ एनवायरनमेंट मिलेगा, 2 दिन 4 दिन काम करने के बाद जॉब छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बट उनको ये नहीं पता कि अगर वो वहाँ पे कुछ टाइम ही काम कर लें, लेट से 1 to 2 ईयर एटलीस्ट, उनको जो लेबर का जो दर्द होता है, जो ग्राउंड पे सच में जिसको काम करना है, आप तो इंजीनियर हो, आपने अगर 1-2 साल ग्राउंड पे काम कर लिया, आपको लेबर का दर्द पता चल गया, तब आप मैनेजमेंट सीनियर पोजीशन पे जाके बहुत बढ़िया आपने बात कही है। उनसे काम करवा सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हैं। उनको काम देना है, क्या वो काम फिजिबल है इतने टाइम में जो आप दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ें आप जो जब तक आप उस प्रोसेस से गुजरे नहीं हैं, आप यू कांट गिव ए रियलिस्टिक इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर बीटेक बन गया, हम मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, सिविल इंजीनियर बन गए, लेबर को कह रहे हैं भाई 8 घंटे लगातार आप साइड पे रहो। अरे भाई वो 8 घंटे अगर साइड पे रहेगा, वो 1 घंटे भी एफर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो 1 घंटे अच्छे से काम करे, उसे 15 मिनट का रेस्ट दे दो, 2 घंटे काम करे, आधे घंटे का रेस्ट दे दो। तो उसके शू में आपको अपना भाई पैर रखना पड़ेगा, जो आपने बात कही थी। बिल्कुल। और आपको वो इनिशियल फेज में ही आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर जितने होते जाएंगे उतना आपको वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए, जैसे कि कॉलेज अगर इंटर्नशिप के लिए भेज रहा है, तो इंटर्नशिप में हम लोग, अब आजकल तो आईटी का ज़माना है भाई, आप अगर इस कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ का जियो लोकेशन आप हमें शेयर करोगे कि आपने 8 घंटा वहाँ टाइम स्पेंड किया है। बिल्कुल। डेली की रिपोर्टिंग आप शेयर करोगे। बिल्कुल। कंपनी से हमारे पास फीडबैक आना चाहिए कि ये लड़का भाई पूरे टाइम आया है। ओके, आप इंजीनियरिंग के बाद अगर इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो इंजीनियरिंग के बाद आप सीनियर पोजीशन पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बिकॉज यू हैव ग्राउंड नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें बहुत मिस रहती हैं जब लोग आते हैं इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए, उनको पता नहीं है रफ एनवायरनमेंट क्या होता है, और वो लोग इस तरीके से फिर ग्रो नहीं कर पाते। नहीं, मैं एग्री करता हूँ। मैं इसका एक ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैं सजेस्ट करता हूँ, और उसको इम्प्लीमेंट भी मैं करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो प्लानिंग स्टेज पर। देखिए, प्लानिंग अगर अच्छी हो तो इट मीन्स द जॉब इज़ वेल डन। एग्जैक्टली। तो मैं अपने टीचर्स को ये बोलता हूँ कि जब एक सेमेस्टर शुरू होता है, मान लिया जुलाई में सेमेस्टर शुरू है, जुलाई से दिसंबर तक, तो आपको से 14 हफ्ते हैं आपको हर हफ्ते में मान लिया 2 लेक्चर या 3 लेक्चर लेने हैं, यानी कि 28 या 42 लेक्चर आपको लेने हैं। 42 लेक्चर का जो मटेरियल है वो आपका सेमेस्टर शुरू होने से पहले तैयार होना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो सब्जेक्ट टॉपिक जो आपने कवर करना है एज़ पर यूनिवर्सिटी सिलेबस, वो डिफाइंड है, वो आपको पता है। उस सब्जेक्ट टॉपिक का आज इंडस्ट्री से क्या रेलेवेंस है, लाइव क्या न्यूज़ है इंडस्ट्री, क्या उसका लाइव एप्लीकेशन कहाँ पर है, उससे कंसर्न रेलेवेंट आदमी दिल्ली एनसीआर में कौन है इंडस्ट्री से, उसकी कौन सी इंडस्ट्री है दिल्ली एनसीआर में। अगर आप प्रैक्टिकल और थ्योरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर छोटे पार्ट को थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक कॉम्बिनेशन बना देंगे कि आपने पढ़ाया और उसके बाद जो सैटरडे है उस सैटरडे को आप बच्चे को इंडस्ट्री में ले गए, उस पर्टिकुलर जो पोर्शन पढ़ा है, और उस कंसर्न्ड इंडस्ट्री के आदमी को आप कैंपस में बुलाएं, वो टॉपअप देने के लिए, जो वेनिला का टॉपअप है वो देने के लिए। तो जो आपने पढ़ाया बेस और प्रैक्टिकल आपने वहाँ से करवाया, या आप अपने हाथ से कुछ प्रैक्टिकल कराएं वहाँ पर जाकर, या मैंने कहा जैसे कोई एग्जीबिशन है वहाँ पे लेके गए। अगर ये प्रिपरेशन का मॉडल अगर हमारे टीचर्स बना सके बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, तो वो एक कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी कि स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों मिल के दे विल बी एक्साइटेड कि आज हम नया कुछ सीखने वाले हैं। और फाइनली उस सेमेस्टर के एंड में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात होती है, कि जो उसमें कुछ सीखा है उस सब्जेक्ट में, उसका सब निचोड़ एक छोटा सा प्रोजेक्ट की फॉर्म में बच्चा करे, हाथ से करे जो आपने बात। तो आई थिंक ये जो हमारा इंच और सेंटीमीटर और वो हम कई लोगों को यूज़ करना नहीं आता, वर्नियर कैलिपर और ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आसानी से कवर हो सकती हैं। बट अगेन वी नीड टू प्रिपेयर वेरी हार्ड। आई थिंक प्रिपरेशन इज़ द की। जैसे एक बच्चा जेई के एग्ज़ाम की तैयारी करता है,
तो वो एक तो है स्टूडेंट की जिस दिन एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले रात को 2 बजे तक पढ़ता है क्योंकि उसने पहले पढ़ाई नहीं की। एक दूसरा स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले शाम को 5 बजे किताबें बंद कर देता है और 8 बजे सो जाता है कि सुबह मैं उठ के फ्रेश जाके एग्ज़ाम दूंगा। तो वी नीड टू प्रिपेयर इन दैट मैनर कि वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वी आर वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू कम। तो जैसा आपने भी बात कहा कि सर गेटवे एजुकेशन में आप लोग फायर एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेशन, इस तरीके के और सर्टिफिकेशन करा रहे हैं। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ कि भाई 8 घंटे पहले हमें सो लेना है, अच्छे से नींद पूरी कर लेनी है, क्योंकि जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा बिल्कुल उस समय अगर हमारे पास ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन है बिल्कुल तो मैं पूरी नींद पूरी करके रात भर इत्मीनान से जाके एमएसएमई में जॉब तो ले ही सकता हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कॉलेज चाहे प्लेसमेंट दिलाए ना दिलाए, बिल्कुल। मेरे पास एक स्किल सेट्स है, मैंने टैली सीख रखा है, बिल्कुल। अकाउंटिंग की जॉब तो मिल ही जाएगी। बिल्कुल 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 मेरे पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, मैं किसी से बात करूंगा तो अगर अच्छे से बात करूंगा तो मुझे रख ही लेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बिल्कुल नीड ऑफ द आवर है, ये बिल्कुल मैंने बेसिक्स आपको बताई चीज़ें। हाँ बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है सर। ये सॉफ्ट स्किल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ, उसके बगैर आप, और एक चीज़ और आप देखेंगे कि जो टियर 2 कॉलेज हैं हमारी तरह, टियर 1 हो गए IITs, NITs है ना, सारे कॉलेजेस, लेकिन जो बल्क ऑफ इंडिया है भारत, वो टियर 2 कॉलेजेस में ही है। एग्जैक्ट मैक्सिमम इंडिया टियर 2 कॉलेजेस में ही है। जो देश की वास्तविकता है वो हमारे कॉलेजेस में ही है। एग्जैक्ट। तो इन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हमारे इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम से आते हैं। तो आपने जैसा हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो कुछ एक स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे स्कूल एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ स्टेट में स्कूल एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंसिडेंटली हमारे जो नॉर्थ इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं उसमें स्कूल एजुकेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसकी वजह से कई बार जो स्टूडेंट्स आते हैं उन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे होते हैं बट उनको नॉलेज कम होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मुझे लगता है कि स्किल को पूरा करने के लिए जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो उनके फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करवाने होंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वो ये नहीं कह सकते, वो ब्लेम गेम नहीं हो सकता कि भाई बच्चा हमारे पास कमज़ोर ही आया था या उसके फंडामेंटल वीक है। वो जिम्मेदारी आई थिंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेनी होगी इन द फर्स्ट 6 months ऑफ स्टार्टिंग द कॉलेज ईयर। बिकॉज एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुई तो उसके बाद आप कितने भी फ्लोर बना सकते, नहीं तो आप 1 मंजिल 2 मंजिल में बना के गिर जाएगी बिल्डिंग। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक एम्प्लॉयमेंट के लिए। सर इसमें सिर्फ कॉलेज को ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि इसमें जो हमारे स्कूल्स हैं चाहे CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स, तो उनको भी ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो भी एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोगों को, बच्चों को पहले से ही सिखाएं कि भाई क्या रियलिटी है, आपको किस फील्ड में जाना आपके लिए बेहतर है। और कोई भी फील्ड ऐसा नहीं कि इसमें आपका जाना बेहतर है, अरे कहीं भी जाओ, बट जाओ, खाली मत बैठो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इवन अगर कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे दिख रहा है मेरे अंदर 8 घंटे लगातार पढ़ने का डेडिकेशन है, 10 घंटे लगातार पढ़ने का डेडिकेशन है, और वो भी फुली फोकस्ड, तभी वो उसकी तैयारी करे। बिल्कुल। क्योंकि 99% लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के नाम पे अपने घर से पैसा लेके अपना टाइम वेस्ट करके तैयारी करते हैं और एट द एंड कुछ नहीं होता और वो अपना नाम अनएम्प्लॉयड यूथ में काउंट करवाते हैं। तो इट्स लाइक यू आर प्लेइंग विथ योर लाइफ। इट्स सुसाइडल एक्चुअली, दिस इज इनकरेक्ट। तो आप लोगों के अंदर अगर उतनी डेडिकेशन नहीं है तो ऐसे उतने ऊंचे सपने मत बनाओ। बिल्कुल, छोटे छोटे सपने बनाओ। बिल्कुल, आप उस UPSC वाले से कहीं ऊपर पहुंच सकते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर। अगर हम बात करते हैं सक्सेसफुल लोगों की, शाहरुख खान, आपने बात की अभी मोदी जी की कि 18 घंटे काम करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर बहुत ही अच्छी नॉलेज, आप बहुत टैलेंटेड हो तभी आप ग्रो कर सकते हो। अरे आप कम माइंड है, ज़्यादा घंटे काम कर लो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आप ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें सर मान लीजिए कुछ ऐसी हमारी ऑडियंस है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो कहीं जाके कुछ पढ़ें या कोई कोर्स करें, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, जिसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख और जॉब ले सकते? कुछ तो आपने बता ही दिया, बाकी कुछ और ऐड ऑन करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ आपने कही कि कैपेबिलिटी है लेकिन फाइनेंसेस नहीं है, इच्छा है, फाइनेंसेस नहीं है, तो क्या किया जाए? तो एक कंसेप्चुअल लेवल पे जैसे हम कॉरपोरेट में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, CSR, इसी तरह से मैं कहता हूँ कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को एकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ASR,
तो ये एक नया टर्म आपने आज शायद डिफाइन किया होगा, ASR। ASR। और ये वीडियो अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या UGC या AICTE के पास पहुंच रही है तो उनको एक ऐसा टर्म फॉर्मली डिफाइन कर देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो समाज के ऐसे बच्चे हैं जो हमारे संपर्क में आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गेटवे एजुकेशन ऐसे बच्चों का खास ख्याल रखता है और ऐसे नीडी बच्चों के लिए एक हमने स्कॉलरशिप बनाई हुई है, उसका नाम है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। उसमें 100% ट्यूशन फ़ी वेवर है, उसको कोई उससे पैसा नहीं लिया जाता। तो ये तो बच्चे हैं जिनको हम हर साल कम से कम 10 बच्चों को हम इस तरह से 100% फ़ी वेवर स्कॉलरशिप दें। Those who are in really need। उसके कई सारे पैरामीटर्स हैं। उसके एक 100 मार्क्स का एक मैट्रिक्स है जिसमें कुछ मार्क्स उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के हैं और मैक्सिमम मार्क्स उसके फाइनेंशियल उसके स्टेटस के हैं। वो EWS कैटेगरी का है और उसमें हमारी जो टीम है जो स्कॉलरशिप देती है वो उनके घर में भी विज़िट करती है और वो देखती है कि वो एक्चुअल में वो नीडी है नहीं है। तो आई थिंक इस तरह के अगर हम कुछ ASR स्टेप्स लें, जैसे मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, राई इंडस्ट्रियल एरिया, उनके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राकेश छाबड़ा साहब, उनसे मेरा डिस्कशन हो रहा था कुछ दिन पहले। उन्होंने ये बताया कि कुछ ITI पास्ड स्टूडेंट्स सोनीपत बेल्ट के, उनको उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दिलाया। वो कैसे दिलाया उन्होंने कि उन्होंने जिस ITI से वो पास आउट हुए हैं वो ITI इंजीनियरिंग कॉलेज की जो कॉस्ट आ रही है उसका 30% फ़ी वो बियर कर रही है। जो इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन है ये 40% कॉस्ट बियर कर रही है और 30% जो कॉस्ट है जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, गेटवे एजुकेशन जैसे और भी कॉलेजेस हैं यहाँ पर, वो कॉस्ट बियर कर। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर ये। तो ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी। दूसरा एक और प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आजकल मैंने कहा ना हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। स्टूडेंट लोन्स, एक कैपेबल बच्चा है, अगर हम और कुछ नहीं करें, अगर कॉलेज उस बच्चे और नेशनलाइज्ड बैंक के बीच में एक कनेक्शन स्थापित कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ सोनीपत में कोई बच्चा मेरे पास मान लिया मेरठ का आता है एडमिशन लेने, तो यहाँ के जो ब्रांचेज़ हैं बैंक की ब्रांचेस, वो उसकी लोन एप्लीकेशन को या एंटरटेन नहीं करती, वो लोन एप्लीकेशन को उसको पेरेंट ब्रांच में रेफ़र कर देती है और वो पेरेंट ब्रांच में जब एप्लीकेशन जाती है फिर वहाँ के लोग उसके घर पे जाके वेरीफाई करते हैं और लोन सैंक्शन होता है। इसी तरह से कोई बच्चा मान लिया बिहार का है तो इस प्रोसेस में जो उसकी एप्लीकेशन है वो घूमती रहती है और अल्टीमेटली उसका लोन सैंक्शन होता है नहीं होता है और फिर इतने प्रोसीजर्स हैं कि वो डाई डाउन हो जाता है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मेरे जो कैंपस में जैसे हमारी ब्रांच है, ये ब्रांच को अगर वो रिक्वेस्ट दे कि भाई हमारे कैंपस में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको लोन आप देने की आप अपने चैनल के थ्रू परमिशन ले लें, तो वो पॉसिबल है। उसमें कॉलेजेस को कुछ थोड़ी सी श्योरिटी देनी पड़ती है और वो श्योरिटी दे सकते हैं। तो अगर ऐसे बच्चों को जो आपने कहा कि डिजर्विंग बच्चे हैं, पैसे की उनको अगर इंस्टीट्यूशन भी मान लिया एक लिमिट के बियॉन्ड हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट लोन प्रोवाइड कर सकती है और 4 साल में जब बच्चा पास आउट होता है तब तक उसको कुछ पैसा नहीं पे करना। और ऐसे बच्चे में अगर काबिलियत है, जो काबिलियत होती है, वो इतनी अच्छी जॉब लेगा कि वो सारा का सारा लोन जो है वो नौकरी मिलते ही विदिन 6 मंथ्स पूरा का पूरा लोन। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आई से देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इतने लोग हैं आजकल हमारी किसी भी शहर में, इतनी वॉलंटरी संस्थाएं हैं। एक हमारी बहुत अच्छी संस्था है यहाँ पर सोनीपत में। कुछ महीने पहले एक रिक्वेस्ट आया, एक यहाँ पे स्कूल है डेफ एंड डम्ब स्कूल, बच्चों को सुनाई नहीं देता, सुनता नहीं है तो बोल नहीं पाते, तो वो रेजिडेंशियल स्कूल है। उस स्कूल में 1 साल से लेके 18 साल तक के या 22 साल तक के बच्चे हैं। तो उस वहाँ पे एक बच्चे की सर्जरी होनी थी, पता लगा कि सर्जरी हो सकती है उसकी, तो उस ग्रुप ने वॉलंटियरली एक मैसेज दिया कि भाई इस बच्चे की सर्जरी करानी है, हमें 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, और विदिन 3 डेज़ वो जो है 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो समाज में कोई कमी नहीं है एक अच्छा काम करने वाले लोगों की। लोग ये ढूंढते हैं कि भाई कोई एक्चुअल में नीडी हो, पैसा हमारा वेस्ट ना हो। तो आई थिंक इफ़ देयर आर सम पीपल हु आर विलिंग, सम ऑर्गेनाइजेशंस हु वांट टू हेल्प, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी डिजर्विंग बच्चे
वो एजुकेशन से उसको वंचित रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो रहा है तो आई थिंक हमारे समाज को थोड़ा सा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा सा अपने अंदर सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से एकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से बेहतर हम इम्प्लीमेंट कर सकते। सर आपकी इतनी अच्छी इंसाइट्स मिली आपके थ्रू। मैं इसमें एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा अपार्ट लाइक फ्रॉम ANDT साइड, कि अगर कोई भी कैंडिडेट है, आपके पास अगर कोई भी कैंडिडेट आ रहा है, उसने 12th किया है, BCom किया है, BA किया है, कुछ भी किया है, जॉब नहीं है, आप उसको हमारे पास भेजो। राइट। हम उसे 20,000 तक की जॉब लगवा देंगे, ठीक है। वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा कि उसके पास कुछ फंड इकट्ठे हो जाएंगे। हर महीने 20,000 रुपये मिल रहे हैं, 5,000 रुपये खर्च कर दिए, 5,000 रुपये घर भेज दिए, आप 10,000 रुपये करके अपने सेव कर सकते हो। देन यू कैन डू सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज, राइट। जैसे आपने बताया फायर एंड सेफ्टी, सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेशन, इस तरीके से बहुत सारे सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में, पेड में अवेलेबल है मार्केट में। आप वो करके फिर आप ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर 20,000 की सैलरी तो हम किसी को भी दिला सकते हैं। बहुत अच्छा। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे कैंडिडेट आते हैं, बहुत अच्छा। इफ़ दे आर इन नीड, देन यू कैन शेयर देयर डिटेल्स विद अस। बिल्कुल ठीक है। ओके। एंड जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके अगर स्टूडेंट हैं, आपके अगर इस क्षेत्र के सोनीपत के हैं, हरियाणा के हैं, और उनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, दे आर रियली नीडी, राइट। दे कैन कमेंट एंड दे कैन कम टू अस, राइट। एंड वील गिव देम जॉब अपॉर्चुनिटी। वी आर नॉट गिविंग देम श्योरिटी कि हाँ आपको इस लोकेशन में जॉब देंगे। जॉब लोकेशन का हम नहीं कह सकते, बिल्कुल बट possible डेफिनेटली नहीं यू विल गेट अ जॉब राइट। वेयर यू कैन सेव मिनिमम 15,000 रुपीज पर मंथ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आफ्टर ऑल योर एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं नीडी बिल्कुल लोगों ध्यान के लिए सर हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहता है, बस उनको एक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक जो कि बात आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू शायद ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को हेल्प मिल सके। नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और बिल्कुल मैं ऐसे जो बच्चे हैं उनको डेफिनेटली आपको मैं रेफ़र करूँगा। और मैं ही नहीं, हम अपने और फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। डेफिनेटली आपके साथ हम अब टच में रहेंगे, और जिससे कि हम और आप मिलके जो डिज़र्विंग बच्चा है, कोई भी ऐसा बच्चा हो, नीड जो है उसको बिल्कुल कुछ ना कुछ उसको दिया जाए। सर एक आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें आज के टाइम पे जॉब सीकर नहीं बनना है, हमें जॉब प्रोवाइडर, जॉब गिवर बनना है। जॉब गिवर बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जॉब गिवर बनाने के लिए हमारा जो गेटवे एजुकेशन है, ये क्या इनिशिएटिव ले रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सवाल आपका, और ये मेरे दिल के बहुत नज़दीक है ये सवाल। हमने एक इनोवेशन सेंटर एक हम अभी हमने बनाया है। इनोवेशन सेंटर में हम एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी ब्रांच का, वो एक हॉल हमने क्रिएट किया है इनोवेशन सेंटर। उसमें वो स्टूडेंट्स आएँ, बैठें, उसमें एयर कंडीशन स्पेस है, एक स्क्रीन लगी है, अपने आइडियाज़ शेयर करें, प्रॉब्लम शेयर करें, और कुछ अगर आइडिया उनको लगता है कि आइडिया कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो वहाँ पर एक हमने फैब्रिकेशन लैब भी बनाई है, फैब लैब। उस आइडिया को वो कन्वर्ट करके एक प्रोटोटाइप बनाए, और उसके बाद अगर वो एक प्रोटोटाइप उसका अच्छा बन जाता है, तो हम अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक छोटा सा अमाउंट, जैसे मैं कह रहा था कि 30,000 पर मंथ तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन हम छोटा सा अमाउंट और एक उसको ऑफिस स्पेस यहाँ पर हम उसको दे रहे हैं, कैंपस में दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि 3 स्टेज हैं जॉब गिवर बनने की: आइडिएट, क्रिएट एंड इनक्यूबेट। आइडिया है, आइडिएट करें, फिर उसको क्रिएट करें, क्रिएट हो गया फिर उसको इंक्यूबेट करें। इंक्यूबेट के बाद में फिर आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई और आप अपना काम शुरू करें, लॉन्च करें। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो मैंने कहा कि हम एक एडिशनल करिकुलम, पैरेलल करिकुलम शुरू कर रहे हैं, उसमें हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना रहे हैं। जो इसमें स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से बिज़नेस शुरू करना है, किस तरह से आपको अपने आइडिया को आप किस तरह से प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर, एक तो ये हमने स्टेप लिया है। दूसरा हमने एक स्टेप लिया है कि जैसे आपने देखा होगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैं भी मैकेनिकल है, कॉलेजेस में टेक्निकल फेस्ट होते हैं, लेकिन वो कॉलेज में टेक्निकल फेस्ट 6 महीने में एक होता है या साल में एक होता है, टेक्निकल फेस्ट कम होते हैं। तो हमने सिस्टम शुरू किया है कि टेक्निकल फेस्ट हर महीने करेंगे। ओके। उसका नाम रखा है इनोवेशन डे, कि स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है,
और उस प्रॉब्लम का स्टूडेंट्स थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ उनको बोला कि अपनी प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन आप हमें बताइए। तो वो उस दिन अपना सॉल्यूशन लेकर आते हैं। 4-5 बच्चों का एक एक ग्रुप होता है और मुझे कहता हुआ बड़ा अच्छा लगता है कि ऑन एन एवरेज हमारे पास कम से कम 15 से 20 सॉल्यूशंस आते हैं हर मंथ। रियली नाइस। तो वो बच्चों को हमें क्यों उनको वेट कराना अपने आइडिया को दिखाने के लिए एक पूरा साल या 6 महीना, हर महीने वो अपना आइडिया देख सकते हैं। Exactly. और उनका आइडिया आया और एक हमारे जो पैनल ऑफ जजेस ने, जो इंडस्ट्री से भी आते हैं, वो उसमें से बेस्ट आइडिया सेलेक्ट करते हैं और उसी दिन शाम को, थर्ड सैटरडे की शाम को, एक हम टी विद डायरेक्टर जनरल रखते हैं। ओके। और उसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जिन बच्चों को अवार्ड मिला, इन सब लोगों को उनके सामने उनको पुरस्कृत किया जाता है और उनके इनोवेशन के बारे में बताया। तो ये एक माहौल, मुझे लगता है कि आईआईटी है बिकॉज ऑफ द माहौल, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। तो वी नीड टू क्रिएट द एनवायरनमेंट। तो ये जो एक्शंस हैं छोटे छोटे, मुझे लगता है कि जो एक जॉब गिवर्स बनने की तरफ आई थिंक स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करे। सर, सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे रही कि कॉलेज एम्प्लॉयमेंट से हटके यहाँ पे बात कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की। सो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। और अगर हम ये मानते हैं कि अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से 10 बच्चे अगर एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो वो पूरे कॉलेज या पूरे एरिया को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो अभी हर कॉलेज को, हर स्कूल लेवल पे भी उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे क्रिएट किया जाए, वो माहौल कैसे डेवलप किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अभी मैं कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा गेटवे एजुकेशन के बारे में कि सर यहाँ के गेटवे एजुकेशन के फाउंडर कौन हैं, कब स्टार्ट हुआ और उनका एम क्या रहा। राइट। गेटवे एजुकेशन के फाउंडर हैं श्री राकेश अग्रवाल जी, आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन एंड ही इज़ ए लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ दिस एरिया। ये इंस्टीट्यूशन उन्होंने 2006 में एस्टेब्लिश किया, जिसमें सबसे पहले गेटवे इंटरनेशनल स्कूल एस्टेब्लिश हुआ और फिर एक गेटवे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन एस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि वो खुद एक आर्किटेक्ट हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, इस तरह से वो चीज़ें एस्टेब्लिश होती चली गई। तो फाउंडेशन इस एजुकेशन ग्रुप का 2006 में पड़ा और आज आप देखिए कि करीब 18 साल कंप्लीट हो गए हैं। और जो राकेश अग्रवाल जी हैं, ये एजुकेशन में इनका बड़ा शुरू से एक मन रहा कि हम इस एरिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं जो बच्चों की एस्पिरेशंस के लिए एक गेटवे का काम करे। तभी उन्होंने नाम उसका गेटवे एजुकेशन रखा कि इट्स ए गेटवे टू ड्रीम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उस थॉट को आगे रखते हुए उनके बेटे वो हैं साहिल अग्रवाल जी, वो आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट हैं, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं इंसिडेंटली, 2014 बैच। और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी और सेटअप की यहाँ पर सोनीपत में, उसका नाम उन्होंने रखा ऋषि हुड यूनिवर्सिटी। ओके। ऋषि हुड यूनिवर्सिटी, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है उसी लाइंस पे ये ऋषि हुड यूनिवर्सिटी उन्होंने एस्टेब्लिश की। तो उनका ये मन है, एक विज़न है साहिल अग्रवाल जी का कि जो सोसाइटी में अगर आप देखें जो सबसे बढ़िया लीडर्स हैं, इफ़ेक्टिव लीडर्स हैं, ना तो वो आर्मी के जनरल रहे हैं, ना वो पॉलिटिशियंस रहे हैं। उनका ये कहना है कि सोच है उनकी, वो कन्विंस्ड हैं कि जो बेस्ट ऑफ द लीडर्स इन द सोसाइटी हैड बीन द ऋषिज़। ओके। तो इसलिए उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का नाम ऋषि हुड यूनिवर्सिटी रखा है कि वो स्टूडेंट्स को ऋषि हुडनेस देना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स को लीडर्स बनाना चाहते हैं हु कैन बी द ऋषिज़ ऑफ द कंट्री। तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है। तो बहुत अच्छे ये हमारे फाउंडर्स हैं, बड़ी अच्छी सोच है। और ये जो वर्टिकल्स हैं ये टोटली नॉन प्रॉफिट वर्टिकल्स हैं, ऑन पेपर भी नॉन प्रॉफिट हैं और एक्चुअल में भी नॉन प्रॉफिट वर्टिकल्स हैं, जिनका मकसद केवल यहाँ के जो पॉपुलेशन है उनको इतना समर्थ बनाना कि वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। और उसके साथ साथ एक और हमारे फाउंडर्स का विज़न है कि यहाँ पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाए, एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए और एक हॉस्पिटल बनाया जाए, जो शायद कंपेयर टू नियरेस्ट दिल्ली यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक नीड भी है बहुत अच्छे क्वालिटी मेडिकल कॉलेजेस का।
तो उसके ऊपर भी हमारा ग्रुप काम कर रहा है। और मुझे भरोसा है कि अगले कुछ सालों में शायद ये विज़न भी हमारा पूरा होगा। जहाँ तक गेटवे एजुकेशन का सवाल है, अभी हमारे इंस्टीट्यूशन में जो कोर्सेज़ हैं वो बीबीए कोर्स हैं, एमबीए कोर्स है, बीसीए कोर्स है, एमसीए और बीटेक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक आर्किटेक्ट कॉलेज है जो मैंने कहा कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस आर्किटेक्ट कॉलेज है नॉर्दर्न इंडिया का, गेटवे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। और अभी हम फार्मेसी कॉलेज भी एक नया कमिंग सेशन से ओपन कर रहे हैं। लगभग सारे कोर्सेज़ उस तरह से प्लान किए गए हैं जो यहाँ के जो युवा पीढ़ी है उनकी रिक्वायरमेंट है। और आगे फ्यूचर में भी कुछ लैब टेक्नीशियंस के हम कोर्सेज़ प्लान करेंगे, नर्सिंग के कोर्सेज़ भी प्लान करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो कोरोना के बाद में मेडिकल फील्ड में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उस गैप को ब्रिज हम लोग करना चाहते हैं। और एक चीज़ और, अभी हम जो बात कर रहे थे जॉब्स की और रेलेवेंस ऑफ डिग्रीज़ विज़ द स्किल्स, एक हमने अभी और एक स्किल सेंटर खोला है होटल मैनेजमेंट की फील्ड में, जिसमें एक फॉर्मल डिग्री नहीं है, उसमें जो ग्रेजुएट्स हैं और जो हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में काम करना चाहते हैं उनको 6 महीने का उनको एक सर्टिफिकेट कोर्स है। और वो NSDC जो आपने सुना होगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनके जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल्स के द्वारा NSQF अलाइंड, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क अलाइंड जो कोर्सेज़ हैं डिफरेंट लेवल्स के, वो कोर्सेज़ हम लोग यहाँ पे अभी शुरू किया है। और उसमें कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप हैं, US हैं, उन कंट्रीज़ के साथ हमारा MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अभी साइन हुआ है, जिसमें हम स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट्स उनका या तो इंडियन कंपनीज़ में या बाहर की कंपनी हम उसको करवा रहे हैं। और जैसा आपने कहा, आपने NDT का एग्जांपल दिया, उसी तरह से इन स्टूडेंट्स को भी उनके सब खर्चे निकलने के बाद में ये कोशिश हो रही है कि वो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये हर मंथ वो अपने घर वापस भेज सकें। तो ये सारा कोशिश हो रहा है। एक चीज़ और हम लोग बड़े कीन हैं कि जैसे ड्रोन्स का टाइम है आजकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम हो रहा है, तो एक ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर को भी हम लोग सेटअप करने की कोशिश अभी कर रहे हैं नियर फ्यूचर में, क्योंकि धीरे धीरे ड्रोन्स का काफ़ी यूज़ होने वाला है। और अभी देखा होगा आपने मेडिकल फील्ड्स में एम्स, न्यू दिल्ली से एम्स झज्जर के बीच में अभी कुछ महीने पहले एक ड्रोन के द्वारा एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट भेजा गया, शायद लीवर या हार्ट, एक पेशेंट को वहाँ पे बाय ड्रोन वो ट्रांसफ़र किया गया। तो उस तरह से ड्रोन के काफ़ी कॉरिडोर्स अभी बन रहे हैं। तो ड्रोन पायलट्स का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जॉब्स आने वाली हैं फ्यूचर में, ड्रोन पायलट्स का। तो उसके ऊपर भी हम लोग आगे सोच रहे हैं कि काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, प्लानिंग में हैं, काफ़ी चीज़ें होंगी, काफ़ी चीज़ें नहीं होंगी, बट इस एरिया का जो यूथ है आई थिंक उसके लिए अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये दिल्ली NCR का ये जो पार्ट है सोनीपत, ये एक न्यू एजुकेशन हब के रूप में भी अभी बहुत तेज़ी से उभरता हुआ आ रहा है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं पिछले कुछ सालों में। अशोका यूनिवर्सिटी जिसने बहुत बड़ा नाम कमाया है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ऋषिवुड यूनिवर्सिटी जो हमारे ग्रुप की है, और इसके अलावा NIT दिल्ली भी अभी यहाँ पर सेटअप कर दिया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी वुमेन DTU जो भी कश्मीरी गेट में है, वो भी अभी यहाँ नरेला में शिफ्ट हो रहा है। एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है जो अभी टेम्प्रेरी कैंपस में है दिल्ली में, वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। तो जैसे IT हब है गुड़गांव, उस तरह से एजुकेशन हब दिल्ली NCR का ग्रेटर नोएडा के बाद मेरे ख्याल से सोनीपत होने वाला है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, और एक राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी है यहाँ पर, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसमें जो UGC ने अभी कुछ साल पहले फॉरेन कैंपसेस को सेटअप करने का एक रेगुलेशंस जारी किया था। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ हमारी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 या टॉप 200 में है, वो अपने कैंपस भी इंडिया में सेटअप करेंगी। तो वो कुछ कैंपस मुझे लगता है या राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में भी शायद आएंगे।
तो ओवरऑल आई थिंक इंडस्ट्री यहाँ पर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं, क्लोज टू दिल्ली है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस आसपास के रीजन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी लेकर आएंगी। बट ज़रूरत है काम करने की, गवर्नमेंट को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और इंडस्ट्री को, सबको साथ मिलके काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग डेफिनेटली इंडिया की ग्रोथ में एक सब्सटेंशियल पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। सर जैसे कि आपने बात कहा कि हम ऋषि वर्ड आया जो यूनिवर्सिटी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ऋषि वर्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऋषिज़ को मैं ये कहूँगा कि जो एक अपने अंदर एक हार्मनी क्रिएट कर सके, जो एक अपने अंदर मैच्योरिटी क्रिएट कर सके और अपने फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को कंट्रोल करके अपनी इमोशंस को इस तरह से मेंटेन करके रख सके कि वो केवल कर्म की तरफ वो फोकस करे, वो रिज़ल्ट से वो प्रभावित ना हो। जैसे गीता ने भी कहा है, हमारी गीता ने भी लिखा गया है कि आप कर्म करें, कर्म की फल की इच्छा ना करें। तो अगर सेल्फलेस डिवोशन है आपका अपने फोकस की तरफ, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ने का, विदाउट लूजिंग योर टेम्पर, विदाउट लूजिंग योर स्टेबिलिटी, taking the team along in the form of a humble leadership, then I think you are a rishi. Rishi is to my mind एक अपने ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करे by taking everyone in the team together. To my mind that is what is the probably a relevant definition of rishi in today's world, because this is very very important, एक stability maintain करना एक leader को, because एक leader has to drive the organization with the emotions. Like today, if I'm leading this, I have to drive the emotions of my team towards that objective. Yes. कि गेटवे एजुकेशन को हमें IIT सोनीपत बनाना है. Exactly. Suppose this is my dream, then my entire team should be working towards that dream. Same dream. That dream. अगर मेरे में कैपेबिलिटी है अपनी टीम को ड्राइव करने की, तो मैं ऋषि हूँ. तो अभी हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारी नई यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टूडेंट्स आएँ बिल्कुल, जो ऋषियों की तरह एफर्ट लगाएं और वो इंडस्ट्री में, मार्केट में ग्रो करें और इंडिया को आगे लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फलेस डिवोशन, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, यू हैव टू डू व्हाट एवर इज़ राइट। गलत आपको नहीं करना है, आपको अपना फिज़िकल बैलेंस, मेंटल बैलेंस आपको बना के रखना है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ पॉसिबल व्हेन एवरीवन ग्रोज। आई ऑलवेज से कि एक फैमिली में अगर एक पर्सन ग्रोज टू ग्रेटर हाइट्स एंड बाकी लोग दे आर नॉट एबल टू ग्रो दैट मच और बिल्कुल वो नहीं कर पा रहे हैं, तो देन दैट इज़ नॉट ए ग्रोथ ऑफ द फैमिली। द फैमिली हैज़ टू ग्रो, सभी लोग थोड़ा थोड़ा ग्रो करें, बराबर करें, तो दैट इज़ व्हाट द ग्रोथ इज़। तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू वर्क लाइक दैट। तो ऋषि टू माई डेफिनेशन शुड बी दैट। क्योंकि ऋषि लोग अपना सर नॉलेज अपने तक नहीं रखते थे, बिल्कुल, दे वर शेयरिंग देयर नॉलेज। शेयरिंग देयर, उनके पास स्टूडेंट्स होते थे, वो शेयर करते थे जिससे वो लोग भी आगे बढ़ें। तो इस तरीके का एक कल्चर हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, जितनी यूनिवर्सिटी, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, हर जगह। आपने एक बहुत अच्छी बात और कही कि आपने कुछ ऐसे डेवलप कंट्रीज़ के साथ MOU साइन किया, राइट, जिसमें वो लोग कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करके ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड यस, दिस इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, और वो लोग ये सर्टिफिकेशन करके इंडिया में तो करियर बना ही सकते हैं, प्लस बाहर भी जा सकते हैं। सर इसी तरीके का कुछ एक प्रोग्राम निस्ट जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, ओके, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ANDT के साथ कोलैबोरेशन करके ऐसे ही कुछ जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम लेके आए हैं। इस प्रोग्राम में सर इंडिया के कोने कोने से लोग अप्लाई करते हैं, भारी मात्रा में। वेरी गुड। और सिर्फ 1200 सीटें होती हैं, और 2 तरीके हैं यहाँ पे। आप अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, एक एंट्रेंस एग्जाम, अच्छा, दूसरा मेरिट बेसिस। ओके, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी का एडमिशन हो जाएगा, बट हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें ट्राई तो करना चाहिए, राइट, रिजल्ट आए या ना आए। बिल्कुल। तो जो लोग अपने करियर में आज चाहे जॉब कर रहे हैं, वो लोग अगर अपने लेवल से उठना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, या फिर वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी जॉब सीकर, हर तरीके का
प्रोफेशनल या स्टूडेंट या कैंडिडेट इन जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है थ्रू एंट्रेंस एग्जाम एंड मेरिट। वेरी गुड। एंड अगर वो पास कर लेते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो जो सर्टिफिकेशन मार्केट में 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख के हैं, वही सर्टिफिकेशन निस्ट से वो लोग कुछ 5,000 7,000 10,000 में ले सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड जैसे आपने बताया कि आपने MOU साइन किया है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में, तो इन सर्टिफिकेशन को करने के बाद इंडिया में तो अपॉर्चुनिटी है ही है, प्लस मिडिल ईस्ट में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यूरोप में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, प्लस डेवलप कंट्रीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस तरीके की ये तो एक प्रोग्राम है, और गवर्नमेंट की जाने कितनी स्कीम्स हैं। जैसे कि हम बात करें कौशल विकास योजना की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्टिफिकेशन है, खाना रहना भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही हैं। अगर किसी को ग्रो करना है यूट्यूब से सीख ले फ्री में, बिल्कुल, कुछ कोर्सेज कर ले, बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सो किसी को भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए, बिल्कुल, और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। सर अभी हम इसको क्लोज करेंगे, तो आपका लास्ट मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें तो वो बताएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज लर्निंग इज़ नॉट ए वन टाइम फीचर नाउ। देखिए, पहले कुछ साल पहले या जिस जनरेशन का मैं हूँ, उसमें एक टिपिकल टाइम प्लान था। 20 साल तक पढ़ाई करना है, 40 साल जॉब करना है, 60 साल हो गया, उसके बाद आप रिटायर हो गए हैं, 10-20 साल आपकी ज़िंदगी है और उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन अभी जो न्यू नॉर्मल है वो ये है कि 20 साल की आपकी पढ़ाई है और आपको 60 साल काम करना है, क्योंकि आपकी जो एवरेज एज है वो अभी बढ़ रही है। 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, आप देखेंगे कि 90 साल, 100 साल के लोग हैं जो किताब लिख रहे हैं। तो अगर आपको 60 साल आपका प्रोडक्टिव या कंट्रीब्यूटरी टाइम है, तो उसमें आपको रेलेवेंट रहने के लिए यू नीड टू कंटिन्यूसली अपस्किल योरसेल्फ। बहुत जल्दी रैपिड चेंज आ रहा है इंडस्ट्री में सर। अभी हम लोग इंटरनेट था, कुछ नया था, ठीक है, मोबाइल नया था, कुछ बहुत ही कम टाइम में हम लोगों ने देखा है। हम लोग मोबाइल में 1 GB डेटा मिलता था, राइट, एक महीने भर यूज़ करते थे। आज हम 1.5 GB कम पड़ जाता है एक दिन के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास इसके बाद आ गया चैट जीपीटी से आगे नेक्स्ट लेवल AI, और अभी ये क्या है हम कुछ नहीं कह सकते। एनीथिंग कैन कम इन फ्यूचर। एब्सोल्युटली। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जॉब्स अभी स्टेबल नहीं होने वाले हैं। जॉब्स अभी गवर्नमेंट जॉब्स, मुझे लगता है कि कुछ टाइम में वो गवर्नमेंट जॉब्स भी ख़त्म हो जाएंगे या ख़त्म होने चाहिए। एक आदमी के अभी मल्टीपल कैरियर्स होंगे। He may work for 10 years in one particular career and then he may shift to another career, then he may shift to another career. So जो upskilling है is very very important। और आजकल अपने आप को upskill करने के लिए there are lots of opportunities। जैसे आपने YouTube बोला, उसके साथ साथ LinkedIn लर्निंग है, Coursera कोर्सेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतने सारे कोर्सेज हैं, NPTEL कोर्सेज हैं। इसके अलावा ऐसी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट ने जो अभी कई सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ शुरू की हैं। आप मल्टीपल डिग्रीज़ कर सकते हैं। पहले हमारे टाइम में था कि आपने एक डिग्री की तो दूसरी में रजिस्टर नहीं कर सकते। नाउ देयर आर ड्यूल डिग्रीज, मल्टीपल डिग्रीज। ये गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि गेटवे का स्टूडेंट रहते हुए एक दूसरी डिग्री भी कर सकता है। मान लिया अशोका यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री कर सकता है, ये ऑफिशियली परमिटेड है। तो आई थिंक एक माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि यू हैव टू कंटिन्यूसली लर्न। एंड मुझे एक चीज़ और बड़ी अच्छी लगती है, हमारे जो अभिनेता जी हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, उनसे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, सर ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम है, एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है, जीवन में बड़ा संघर्ष है। सर एक चीज़ ख़त्म हुई वो दूसरा संघर्ष आ गया। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि बेटा जीवन में संघर्ष नहीं है, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। एग्जैक्टली। एवरी डे देयर इज़ ए न्यू चैलेंज, दैट इज़ व्हाट द लाइफ इज़। सो दैट वे सेम वे यू नीड टू लर्न एवरी डे, यू नीड टू बी रिलेवेंट। आज अगर हमारे बच्चे they are very good at ChatGPT, they are very good at OpenAI, they are very good at coding, then people of my age or even the younger generation
दे कैन नॉट से कि नहीं 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 भैया ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मैं सीख नहीं सकता। नो, यू हैव टू लर्न टू बी रेलेवेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। तो आई थिंक वो माइंडसेट मैं सबको कहना चाहूँगा, वो माइंडसेट सब लोगों को लेना चाहिए। और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है आजकल आपके पास, सब कुछ अवेलेबल है। यू कैन सी, क्लाउड है आपके ऊपर, ये जो क्लाउड है इसमें सब कुछ है, आपको जो कुछ लेना है आप ले सकते हो। आपके टाइम में तो सर कोई सारे रिसोर्सेज कुछ नहीं हुआ करते थे, सब ओनली ऑफलाइन ही था सब कुछ। आज के डेट में सब कुछ फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। यस यस यस। तो पूरा MBA आप कर सकते हैं सिर्फ अपना गूगल पे बैठ के। गूगल पे बैठ के कर सकते ओके, ज़रूरी नहीं कि कोई कॉलेज में जाओ आप, बिल्कुल। और कुछ भी ग्रो करना है तो आप सीखो, इम्प्लीमेंट करो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो, बिल्कुल, लेकिन सीखते रहो। सीखते रहो, सीखते रहो, बिल्कुल सीखते रहो, बिल्कुल। तो ये एक गिफ्ट है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को, हर इंडिविजुअल को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली। एक अपना मेंटल बैलेंस बना के चलें, तो अपने अंदर एक हार्मनी, इतना सब कुछ ओवरलोड है वो सब भी नहीं ले सकते आप। तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ में, तभी आप एक हेल्दी इंसान रहेंगे। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी नहीं लेनी है आपको, आपको अपना पैशन ढूंढना है, आपकी लाइफ का क्या पर्पज़ है, उस पर्पज़ को अचीव करें तो आपको फुलफिलमेंट भी मिलेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को या हम लोगों को समझना चाहिए, काम करना चाहिए, और हम सब लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग आगे जाएंगे, देश आगे जाएगा, सब कोई आगे सब लोग जाएंगे। आगे जाएंगे। और सर बहुत ही हेल्दी इंसाइट्स आपने दिए, थैंक यू। और बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन दिया। आई गेस जितने भी व्यूवर्स हैं हरियाणा क्षेत्र के, इंडिया में या किसी भी स्टेट के, उनको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, Thank you. आपके इंसाइट्स से। Thank you और very much. जो आपने लास्ट में बोला कि हेल्दी माइंडसेट और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ, दीज आर की, यस these are key towards the success, यस because अगर हम कितना भी एफर्ट डाल रहे हैं, we are not mentally healthy, यस 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 we are we don't know how to control our emotions, यस okay, like हमें spirituality इसलिए चाहिए कि भाई हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो किसी गलत डायरेक्शन में, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हेल्दी बॉडी है तभी हम प्रोडक्टिव बन पाएंगे। मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी तरीके से धीरे धीरे आएँ Right. इन सारी फील्ड में, Yes. और अपने आप को एक हेल्दी ह्यूमन बनाएं। Absolutely. In all dimensions. In all dimensions. Very well said. Very well said. सो इसके साथ सर हम इस वीडियो को अभी आज के लिए क्लोज करते हैं, और वी होप इस तरीके की इंसाइट्स हमें गेटवे एजुकेशन से मिलते रहेंगे और हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा हमारा डॉक्टर ए गर्ग के साथ में। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है फ्रॉम गेटवे एजुकेशन या फ्रॉम डॉक्टर ए गर्ग, या फिर आपको ANDT निश से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। आपका क्वेश्चन अगर डॉक्टर ए गर्ग से रहेगा, सो हम आपका क्वेश्चन सर तक लेके जाएंगे एंड सर विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ प्लेसमेंट टीम इन गेटवे एजुकेशन, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा क्षेत्र से हैं, अगर आप सोनीपत क्षेत्र से हैं, वहाँ से आपको सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप ग्रेटर नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम इन किसी क्षेत्र से हैं, तो आप ANDT से संपर्क कर सकते हैं। आपको हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप इंडस्ट्री में एंटर कर सकें, कुछ कमा सकें, कुछ धन अर्जित कर सकें, और उसके बाद आपको कुछ न कुछ स्किल सेट्स लेना है रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि आप ग्रो कर सकें, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, अब्रॉड कंट्रीज़ में जाके। तो इस तरीके की मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। और एक बात जो बीच में मैंने आपको बोली थी, मैं लास्ट में फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपकी लिमिट क्या है। आप उस लिमिट तक ही अपने ड्रीम्स को सेट करें, इनिशियल ड्रीम्स को, फाइनल ड्रीम कुछ मत बनाएं, या बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये आपके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपके अंदर 8 आवर 10 आवर पर डे स्टडी करने की, फोकस्ड स्टडी करने की डिटर्मिनेशन के साथ इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है, तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब या आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए डेडिकेटली अपना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल आप दें, आप ऋषि बने। ओके, और अगर आप ये डेडिकेशन नहीं दे सकते, तो
तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उस रेस में जाने की जिस रेस में दुनिया दौड़ रही है, जिस रेस में हर कोई जा रहा है। आप कुछ छोटी सी चीज़ कर लो, उसके बिहाफ पे छोटा सा पैसा कमाना स्टार्ट करो। आइदर बाय डूइंग योर ओन बिजनेस आपका कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी करके पैसा कमा सकते हैं, या आप कोई छोटी सी जॉब ले लो और अपनी स्किल को अपग्रेड करो, अपना बेटर वर्जन बनाओ जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप ग्रो करेंगे तो ये देश ग्रो करेगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you so much.